आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि जब ओबीसी आरक्षण भरगवर सरकार में कम किया गया तो उस टाइम आजसू चुप रही, हम इसे बढ़ा रहे हैं। गैर तार्किक बात और बिना रिकॉर्ड का बिना जाने कुछ भी बात बोल देना इनकी फितरत रही है। जब से ये मैया योजना का इन्होंने राशि सुनिश्चित किया 1000 रुपया, तो उस समय से ही देखो 3 महीना इन्होंने दिया और उधर 4 महीना से आप गांव में मिलने वाले सर्वजन पेंशन का हिस्सा बंद हो गया। हेमंत जी पहली बार आपने देखा 400 घोषणा पत्र पढ़ने वाला 2019 का ये मुख्यमंत्री जी जो फ्रंट संभाल रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस को पीछे रखे थे, जब इस बार घोषणा पत्र आया 400 का वादा 7 निश्चय में समेट गया है। और वो भी पढ़ने वाले कौन आए, खड़गे जी आ गए और हेमंत जी उनके पीछे जाके छिप गए हैं। 5 साल के बाद अगर उस पर मूल्यांकन करके अगर उसके सरकार के बारे में कोई परिणाम सामने रखा जाए तो लोग कहेंगे कि ऐसा सपना में भी इस तरह की सरकार आनी नहीं चाहिए। ये क्या लग रहा है 23 को एनडीए की सरकार आ रही है? बिल्कुल 23 तारीख का सूर्योदय नई सरकार के साथ होगा और एनडीए की सरकार आएगी। नमस्कार, जोहार। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, क्योंकि चुनाव प्रचार फर्स्ट फेज का अब अंतिम चरण में है। आजसू अध्यक्ष पूरी ताकत झोंक रहे हैं क्योंकि 10 सीटों पर आजसू का साख दांव पर है। साथ ही साथ सहयोगी पार्टियों को भी उनके सीटों पर जिताने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीधे बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सुदेश जी, सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार। और झारखंड के संदर्भ में बातचीत करते हैं। 2019 चुनाव की शुरुआत थी और एनडीए ने बीजेपी ने ये क्लियर कर दिया था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उस दरमियान आपके पहले इंटरव्यू में आपने ये कहा हम लोगों के साथ बातचीत में कि वो बीजेपी का फेस है, हमारा नहीं। और वहाँ से बात बढ़ती गई और बात ऐसी बढ़ी कि बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा 5 साल। आज इन 5 सालों में बीजेपी अब आपके साथ आई, गठबंधन की अहमियत को उन्होंने एहसास किया, महसूस किया और इस बार 2024 में आजसू के साथ गठबंधन में। 2019 और 2024 क्या बदला 5 साल में? देखो, वैचारिक रूप से जो हमारा अंतर था हमने उसको पाटने का काम किया है। राज्य की आवश्यकताओं का मूल्यांकन भी किया, राज्य की जनता की भावनाओं को भी महसूस किया है। और क्षति का आकलन करें तो दलीय क्षति से ज़्यादा स्टेट का क्षति हो गया इस विचारों के भेद से। एक ऐसी सरकार का उदय हुआ जिसकी 5 साल के बाद अगर उस पर मूल्यांकन करके अगर उसके सरकार के बारे में कोई परिणाम सामने रखा जाए तो लोग कहेंगे कि ऐसा सपना में भी इस तरह की सरकार आनी नहीं चाहिए। तो फिर अब क्योंकि 2024 में गठबंधन की सियासत हम कह सकते हैं कि चरम पर है, एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस, आप उसके एक महत्वपूर्ण मेजर स्टेक होल्डर। अब ये जो गठबंधन की पॉलिटिक्स है, क्योंकि वोटों का डिवीजन का तो आपने जिक्र किया, अब क्योंकि एक साथ है, क्या होगा? सामने भी गठबंधन है। देखो, मैंने जिन विषयों को कहा आपको उसी से लोगों ने एक राज्य के अंदर हमारा एक साथ होने मात्र से लोगों में एक खुशी और फिर से एक नई उम्मीद जगी है। लोग चाहते हैं कलेक्टिव होके लोग वोट करेंगे और एक ऐसी सरकार आए जो जनता की जवाबदेही को निभाए। जवाबदेह सरकार लाना चाहते हैं, ईमानदार और जवाबदेह सरकार। इस बीच क्योंकि आप 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्लस आपके सहयोगी एनडीए में जो है 2 और प्लेयर कह सकते हैं, 2 और पार्टियों को जोड़ा गया है, जेडीयू और एलजेपी को। तो ये जो गठबंधन का जो दायरा बढ़ा है इसका क्या भविष्य है? और दूसरा ये कि क्या लग रहा है 23 को एनडीए की सरकार आ रही है? बिल्कुल 23 तारीख का सूर्योदय नई सरकार के साथ होगा और एनडीए की सरकार आएगी। हाँ, इस बार जेडीयू और लोजपा भी आए हैं, चूँकि नेशनल अलायंस के हिस्से हैं तो वो बगल के प्रदेश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आए। आप संतुष्ट है क्योंकि जो सीटें आपको मिली 10 सीटें, उससे आप सेटिस्फाइड है कि आप चाहते हैं? ये समय इन सीटों की गिनती करने का न रहा। मैंने कहा कि मेरी लड़ाई 81 विधानसभा पर है। मैं जरूर पार्टी दलीय रूप से मैं 10 विधानसभा क्षेत्रों पर मेरी पार्टी लड़ रही है, लेकिन मेरी जवाबदेही 81 विधानसभा क्षेत्र की है। एनडीए को सरकार में बिल्कुल। लेकिन इन सबके बीच वार पलटवार का जो दौर है वो चरम पर है। आप लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सहयोगी संगठन के रूप में ये एजेंसियां काम कर रही हैं, आईडी, ईडी, आईटी, सीबीआई। इसे तो ये बीजेपी का सहयोगी संगठन बता रहे हैं आपके विपक्ष के साथ ही।
यदि इस राज्य के अंदर में जिन घोटालाओं का जिक्र हुआ है, जमीन घोटाला का जिक्र हुआ है, शराब घोटाला का जिक्र हुआ है, जितने भी घोटाले 7-8 अभी आ चुके हैं 5 साल के अंदर में, इन घोटालाओं पर ही तो एजेंसी आगे बढ़ी है और जांच का दायरा बढ़ा है, जांच का दायरा अब तक पहुंचा है। तो इसीलिए तो ऐसी सरकार है बोलो जिसके मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री, मंत्री संतरी जेल में और मुख्यमंत्री बेल में है। क्या होगा, आपको लगता है इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और इसको घेरने में बीजेपी और आप लोग कामयाब हो पाएंगे? जेएमएम मैं यहाँ का कुशासन और भ्रष्टाचार मैं उसी को कहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा में से कुछ भी है तो यही है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनीति में अगर ना रहे, गैर जवाबदेह लोग राजनीति में आ जाएं और इसको केवल ये सोचे कि इसको सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका भोग करने का जगह है, तो ये राज्य के साथ और राज्य की जनता के साथ सबसे बड़ा कोई अन्याय हो रहा है तो यही हो रहा है। क्योंकि लीडरशिप आपको जो देनी थी राज्य के लिए, आप आते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मतलब प्रधान व्यक्ति जिनके जिम्मेदारी में सभी लोग हैं, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, और वो अगर कोई जवाबदेही को नहीं निभा रहा है तो केवल राज्य का समय का नुकसान नहीं है, राज्य की संपदा का नुकसान नहीं है, बल्कि वो 5 साल पूरे राज्य के 3.5-4 करोड़ लोगों की जनता का भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये अपराध है। लेकिन इस बीच जब हम उनसे ये सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बीजेपी और जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं वो स्थानीय नीति की क्यों नहीं बात करती है, वो नियोजन नीति की क्यों नहीं बात करती है, वो 1932 के खतियान की क्यों नहीं बात करती है, वो सरना धर्म कोड की क्यों नहीं बात करती है। हमने तो उसे विधानसभा से पास करा दिया, क्यों नहीं केंद्र सरकार के पास दबाव बनाती है कि वो राजभवन से उसे मंगवाए और उस पर अप्रूवल दे। देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा केवल मुद्दों की बात करती है, इनका आचरण रहा है। झारखंड अलग राज्य के मूवमेंट में भी ये झारखंड अलग राज्य की बात करते थे, लेकिन उसका निष्पादन नहीं चाहते थे। अंततः अटल जी के प्रयास से, आडवाणी साहब के प्रयास से ये काम संभव हुआ है। अब आज जो बातों और जो स्थानीय नीति, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, 5 साल उनके पास पड़ा हुआ था इन चीज़ों का निपटारा के लिए, आरक्षण के लिए उनके पास पड़ा हुआ था। जातीय जनगणना वो करा सकते थे। जो संविधान की बात आके यहाँ बोल के जा रहे हैं सहयोगी दल और उसके नेता और ये जो राज्य के हेमंत जी, इन चीज़ों का निपटारा नहीं किया, बल्कि एक राजनीति के लिए, मैंने कहा था उसके अंदर में आप राजनीति कर रहे हैं, समाधान नहीं। वो चाहते तो इसका समाधान निकाल सकते थे। किसने रोका था आपको? राज्यों को ये शक्तियाँ प्राप्त है, आज के दिन में ये शक्तियाँ प्राप्त है। राज्य के अंदर में आर्थिक सर्वे कराने का, जातीय सर्वे कराने का अधिकार उनको प्राप्त है, बिहार ने कराया था। इसके भी अलावे आरक्षण की सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, ये अधिकार आपको प्राप्त है। चूंकि 50% की बाध्यता अब समाप्त हो चुकी है, पहले ये बाध्यता थी, अब ये बाध्यता नहीं है। हम 60% ऑलरेडी हम जा चुके हैं, तो आप अपने राज्य में लोगों के अनुसार अनुपात में आप आरक्षण बढ़ा सकते थे। आप भावना से खेलने का काम किए हैं। आप लेके आते हैं 70% रिजर्वेशन लोकल को हम नौकरी में देंगे, ये एक प्रस्ताव बनाकर लेके आते हैं, कैबिनेट में लेके आते हैं और उसे पास कराते हैं, जबकि आपने लोकल कौन ये तय ही नहीं किया है, स्थानीय कौन, स्थानीय तय ही नहीं है और रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। माने इसे गैर जवाबदेह ये गवर्नमेंट चलाने का जो इन्होंने 5 साल का ये जो महारत हासिल किया है, ये एक जवाब के रूप में इस वोट में लोगों को मिलेगा। और ये पार्टियां बात करती है, समाधान नहीं, हम समाधान करते हैं, बातें कम करते हैं। इस बीच आरक्षण को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र कर दिया कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। इस बीच जेएमएम की तरफ से भी वार पलटवार हो रहा है, कांग्रेस भी अब इसमें कूद पड़ी है। आरक्षण को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं और इन सब के बीच एक सवाल आपके ऊपर भी उठ रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि जब ओबीसी आरक्षण रघुवर सरकार में कम किया गया तो उस टाइम आंसू चुप रही, हम इसे बढ़ा रहे हैं। गैर तार्किक बात और बिना रिकॉर्ड का, बिना जाने कुछ भी बात बोल देना इनकी फितरत रही है। जब हम बिहार से झारखंड में आए तो आरक्षण की सीमा 50% को ड्रॉ करने के लिए, पूरा करने के लिए, चूंकि आदिवासी का आरक्षण नहीं घट सकता था, एससी का आरक्षण नहीं घट सकता, तो कहीं ना कहीं ओबीसी का घटा है। उस समय हमारी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया और 83% रिजर्वेशन का निर्णय लिया, जिसमें ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का बढ़ाते हुए आप देखेंगे हमारा कैबिनेट का निर्णय है 83% का। एक कमेटी बनी और कमेटी के प्रस्ताव को हमारे कैबिनेट और सरकार ने 83% इस प्रदेश में रिजर्वेशन को बढ़ाया। बाद में फिर से कोर्ट में यह चैलेंज हुआ और वो बातें स्थगित रह गई। अब जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बाधाओं को समाप्त किया है, 50% से ऊपर वो खुद आगे चले गए, तो अब ये बाधाएं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बाधाएं समाप्त है। अपने राज्य में अपने लोगों के आर्थिक
और सामाजिक स्तर पर मूल्यांकन करते हुए राज्य सरकार आरक्षण दे सकती है। तो ये मौका इस गवर्नमेंट के पास था, चूंकि वो ईमानदार नहीं थे इसलिए ये काम नहीं किया। आने वाले समय में हम इन सभी विषयों पर विचार करेंगे। हम मूल्यांकन जातीय आधार पर निश्चित रूप से करेंगे, हमारा आर्थिक आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे और आबादी के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन मिले इसकी पहल करेंगे, जो हमारा संकल्प पत्र है। इस बीच को कि महिला सम्मान को लेकर के आप भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं। बीजेपी भी ने भी घोषणा कर दी है दीदी गोगो योजना स्कीम को लेकर के, लेकिन आप देख रहे होंगे कल्पना सोरेन वो लगातार इसका जिक्र कर रही हैं, वो महिलाओं को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हेमंत सोरेन भी इसका जिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने मैया सम्मान के तहत 1000 दिया, कई किस्तें मिल गई, अब 2500 आपको मिल जाएगा। बीजेपी कह रही है कि हम पहली कैबिनेट से ही देंगे, और साथ साथ वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि आपने तो शुरुआत 2019 के मैनिफेस्टो में ही कहा था कि सरकार बनते ही आपको ये देना था, लेकिन आपको चुनाव के वक्त याद आया। आंसू इसको कैसे देख रही है, कौन किस पे भारी पड़ेगा, मैया सम्मान या दीदी गोगो? देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सभी वायदों पर आप अगर गौर करेंगे 2019 के, तो कहीं पर इस योजना का नाम तक नहीं है। मैया सम्मान नाम का कोई योजना नहीं है, चूल्हा खर्चा का योजना है, जो उन्होंने कहा था कि हम चूल्हा खर्चा देने का काम करेंगे। इस योजना के नाम पर कोई तरह का कमिटमेंट उनका नहीं था। बावजूद 3 महीना पहले एक मास्टर स्ट्रोक कह के इस योजना को लाया जाता है। आप देखो दिक्कत और परेशानी देखो। जब से ये मैया योजना का इन्होंने राशि सुनिश्चित किया 1000 रुपया, तो उस समय से ही देखो 3 महीना इन्होंने दिया और उधर 4 महीना से आप गांव में मिलने वाले सर्वजन पेंशन का हिस्सा बंद हो गया। बहू के लिए 21 साल से 49 की उम्र की बहू के लिए, बेटी के लिए पैसा दिया, सास ससुर और माँ पिताजी का पैसा बंद हो गया। मैं ये क्या कहूँ कह रहा हूँ, 23 के इनके बजट में अगर आपने ऐसा कोई योजना लाने का विचार किया तो आपके बजट में होगा, बजट में उल्लेखित होगा। 23-24 के बजट में कहीं ये योजना के नाम पर 1 रुपया पैसा भी बजट के नाम पर नहीं रखा गया है। तब आप क्या करेंगे कि बजटीय पैसा का प्रबंधन करने के लिए आप दूसरे बजट के हिस्से को निकाल के 25% इस नई योजना में डालने का काम किया। और पैसा कहाँ से निकाला, जो मैंने अभी उदाहरण दिया। मैंने कहा कि जो पेंशन के पैसे थे, जो सर्वजन पेंशन के पैसे थे, उन पैसों को काटा गया और मैया योजना में डाला गया। ये सरासर एक ही घर में एक डाका डालने का कोशिश किया गया। माँ पिताजी का पैसा बंद और बहू का पैसा चालू कराया। इसका किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? आपको कि पॉलिटिकल लीडर है, आपको फायदा इसका और नुकसान से बड़ा है कि किस तरह के इनके विचार हैं। ये निर्णय ही उनका चरित्र का बोध कराता है। ये हमेशा लोगों को छलने का काम करते हैं। अब राज्यवासियों को अब एक एक परिवार को छलने की तैयारी चल रही है। इस बीच सुदेश जी, डेमोग्राफी चेंज, ये एक वर्ड जिसका जिक्र गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने झारखंड की राजनीति में किया, और मुखर होकर के वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए आदिवासियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनकी संख्या भी संथाल परगना में कम होती जा रही है। ये कितना बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है संथाल परगना में बनने जा रहा है, क्योंकि दूसरा चरण संथाल परगना की दिशा और दशा दोनों तय करेगी? देखो, डेमोग्राफिक अगर कोई चेंज हुआ है अगर धरातल पे, तो ये एक विषय है। इस विषय को केवल मुंह से, केवल जुबान से अगर हम लाएंगे केवल मात्र, तो ये अभी चुनावी सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन वास्तव में अगर इस तरह के संकेत हैं तो उसको निश्चित रूप से हम लोग जो वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के साथ मिलके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ब्लॉक हेडक्वार्टर तक जो आबादी का में कोई अंतर आया है, तो उसको एक बार जांच करने की जरूरत है। एक कमेटी बना के, हाई लेवल कमेटी बना के इसमें जांच बैठाना चाहिए। लेकिन आपके जो जेएमएम के साथी है वो तो देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सीमा की सुरक्षा उनका काम है और वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो अपना फेलियर खुद बता रहे हैं वो। नहीं, मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा विषय है और ये दोनों गवर्नमेंट को, चूँकि बंगाल गवर्नमेंट का साथ नहीं मिला इसलिए ये कमजोरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना काम किया, तब तो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और मेरा बॉर्डर नहीं लगता स्टेट का, स्टेट बंगाल का लगता है। तो बंगाल गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं ढिलाई बरती है, जिसका परिणाम और खामियाजा भुगतना पड़ेगा और पड़ रहा है, अगर ये विषय है तो। सर, इस बीच एक नारा है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, ट्रेंडिंग है, एक है तो सेफ है। आज मोदी जी का बाकायदा ये आया
और इसके साथ साथ कई और बयान आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक और मुद्दा है जिस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो ये है कि हेमंत सोरेन वो ये नारा दे रहे हैं, एक ही नारा, और उनकी पार्टी के सब नेता समर्थक हेमंत दोबारा। कल वो प्रेस से मुखातिब हुए थे मुख्यमंत्री आवास में, और वो ये कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि एक बार फिर उनकी सरकार आ रही है राज्य में। उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। कॉन्फिडेंस हिला नहीं रहता तो हर सभा में वो नज़र आते हैं। वो ज़मीन में नहीं रहते हैं, वो ज़मीन से 4-5 फीट ऊपर रहते हैं। हेमंत जी पहली बार आपने देखा 400 घोषणा पत्र पढ़ने वाला 2019 का ये मुख्यमंत्री जी जो फ्रंट संभाल रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस को पीछे रखे थे, जब इस बार घोषणा पत्र आया 400 का वादा 7 निश्चय में समेट गया है। और वो भी पढ़ने वाले कौन आए? खड़गे जी आ गए और हेमंत जी उनके पीछे जाके छिप गए हैं। तो ये पब्लिक का डर है, यही उनको सता रहा है। चूंकि आपने काम नहीं किया, वायदा नहीं किया, वायदा पूरा नहीं किया, तो इसीलिए आप पीछे छिपना चाहते हैं और कांग्रेस के द्वारा 7 संकल्प पढ़ा के अपना घोषणा पत्र समाप्त कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस बीच स्टार कैंपेनर्स को लेकर के भी काफ़ी चर्चा हो रही है, बीजेपी के भी काफ़ी दर्जनों नेता यहाँ पर प्रचार करने आ रहे हैं, आप लोग भी लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन का आज का मैं एक बयान देख रहा था जिसमें वो ये कह रहे हैं किसी सभा में कि 50 से 60 हेलीकॉप्टर विपक्ष के साथियों के घूम रहे हैं। वो ये अपील कर रहे हैं पब्लिक से कि तीर धनुष से उन हेलीकॉप्टर को मार करके गिरा दो। यानी कि राजनीतिक रूप से वो ये कर रहे हैं कि इस चुनाव में आप लोगों को शिकस्त देना है। वो अत्याचार की बात कर रहे हैं, मारने मिटने की बात करते हैं, या मारने और मिटाने की बात करते हैं, क्योंकि यही उनकी जुबान है। और इसी जुबान को लेकर वो समाज को और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते आ रहे हैं। राजनेताओं को पहले तो ये भाषा शोभा देता है कि नहीं, ये बड़ा विषय है। और एक मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके मुंह से ये बातें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, खुद हेमंत जी को विचार करना चाहिए। तो फिलहाल आप आसू अध्यक्ष सुदेश महतो को सुन रहे थे। सुदेश महतो कॉन्फिडेंट है, दावा कर रहे हैं कि इस 23 नवंबर को जो परिणाम आएगा वो परिणाम एनडीए के फेवर में आएगा, और आप देख लीजिएगा कि एक बार फिर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरामैन प्रभात के साथ मनीष मेहता, NTI न्यूज़, ईचागढ़।